वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th। ये लेक्चर बायोलॉजी पे होने वाली है, लाइफ प्रोसेसेस पे। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्यों है, क्यों होता है। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बात करने वाले हैं कि क्यों होता है, लाइफ प्रोसेस का आखिर काम क्या है। और उससे पहले यहाँ पे वर्ड लाइफ आ रहा है, तो उस वर्ड लाइफ से हम लोग कुछ सीखते हैं और उससे समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। देखिए, मुझे पता है आपको लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस बहुत बचपन से पता है, जब 5th 6th में थे वहीं से बहुत सारा चीज़ हमको पता रहता है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, उनको खाना का रिक्वायरमेंट होता है, पानी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है उनका, वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं नए ऑर्गेनिज्म, और अपने इन्वायरमेंट में जो बदलाव आते रहता है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब तो था बचपन की बात, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिस्टिंग्विश करें। क्या कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा चीज़ है जो लिविंग नॉन लिविंग को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए, कि कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो उसके बारे में बात करने वाले। तो पहले चीज़ समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कहते किसमें, अगर आपको ये नहीं पता तो समझिए, लिविंग थिंग्स वैसे थिंग्स हैं जिनके पास लाइफ हो। द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे बहुत बचपन की चीज़ है। नॉन लिविंग थिंग्स जो बोलेंगे तो दो थिंग्स विच डू नॉट हैव एनी लाइफ, जिसके पास कोई लाइफ नहीं होता है उनको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। जिनके पास लाइफ होता है या जो लिविंग है उनको एलाइव भी बोलते हैं। वैसे चीज जो जिनमें लाइफ है उसको एलाइव भी बोला जाता है, और जिनके पास लाइफ नहीं है उसको क्या बोल देंगे, सिंपली उसको बोल देंगे डेड है वो, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लाइफ है उसको लिविंग थिंग, ठीक है, और जिसके पास लाइफ नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं डेड या नॉन लिविंग थिंग। ओके, अब हम लोग अभी क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, और ये लाइन पे ही आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। कि हम अक्सर देखते हैं, एसोसिएट करते हैं, और एसोसिएट करते हैं मतलब जोड़ते हैं किसको, मोशन को। यहाँ पे मोशन का मतलब है मूवमेंट। ये मोशन आप फिजिक्स वाले से ज़्यादा ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मूवमेंट विथ लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम अक्सर एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं क्या चीज़ को, मोशन को लिविंग थिंग के साथ। मतलब जितने लिविंग थिंग्स हैं अक्सर हम लोग अगर देख रहे हैं किसी आदमी को दौड़ते हुए, या चिड़िया को उड़ते हुए, या कुत्ते को दौड़ते हुए या भौंकते हुए, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जो वो मूव कर रहा है इसलिए लिविंग है, ठीक है। वही कुत्ता अगर सोया हुआ है या बोले एक तरह से मर गया है, ठीक है, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती रहती है, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं कि वो डेड हो गया है। क्या ये सही है कि अक्सर या हमेशा लिविंग थिंग होंगे तो मूवमेंट ही दिखाएंगे कि नहीं? अगर नहीं है तो कैसे, अगर है तो कैसे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा लेक्चर आज बात करने वाले। तो देखिए, अक्सर डिफ्रेंशिएट करने के बीच में कि लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, हम लोग मोशन को देखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जो मोशन दिखाता है वो लिविंग है। जैसे कि डॉग भागता हुआ है, या आदमी दौड़ता हुआ है, या पक्षी उड़ता हुआ है, तो लिविंग है। पर मान लीजिए कि वही कुत्ता या वही आदमी सोया हुआ है, या एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वही आदमी या वही कुत्ता सोया हुआ है, तो क्या करेंगे अब? वहाँ तो मूवमेंट नहीं होता रहेगा, तो वहाँ आप लोग बोल देंगे कि वो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहा है, सांस कर रहा है, जिसके कारण उसमें मूवमेंट हो रहा है। उसका जो हार्ट है या उसका जो लंग है वो ऊपर नीचे थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण उसमें मोशन हो रहा है। पर चलिए चलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म की तरफ जो बहुत छोटे हैं या जिनको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चींटी हैं, उनके हार्ट बीट को या उनके जो हमारे लंग्स है उनको नहीं हम लोग देख सकते, तो उनके बारे में क्या वो जब सोए रहते हैं तो लिविंग नहीं रहते हैं क्या? उनके बारे में क्या? वो चिड़िया के बारे में क्या जिसका अच्छे से मूवमेंट नहीं हो रहा है और वो सोया हुआ है, तो उनके बारे में क्या, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्लांट के बारे में, तो व्हाट अबाउट द प्लांट? सबसे फैक्टर ये आता है कि प्लांट के बारे में क्या, प्लांट तो कोई विजुअल मूवमेंट नहीं दिखाता है, तो क्या प्लांट लिविंग नहीं है? ठीक है, व्हाट अबाउट प्लांट? तो अगर मोशन को एसोसिएट कर जाए मूवमेंट को, तो प्लांट के बारे में क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट में चूंकि विजुअल मूवमेंट नहीं है, ठीक है, नो विजुअल मूवमेंट। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट है, हम लोग इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं, ये खुलासा करने वाले हैं कि ये मूवमेंट होता क्या है। नो विजुअल मूवमेंट, कोई विजुअल मूवमेंट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं, क्योंकि उनमें तो कोई विजुअल मूवमेंट होता नहीं। हमको तो नहीं दिखता है कि प्लांट मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट जो होता है, प्लांट क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे। प्लांट्स आर फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे। तो उनके बारे में क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स आर ग्रीन। तो उनके बारे में अगर लिविंग का बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स आर ग्रीन है, प्लांट ग्रीन है। तो क्या वैसे प्लांट के बारे में क्या जिनका ग्रीन लीफ नहीं है? व्हाट अबाउट द प्लांट विच आर नॉट ग्रीन, ठीक है, जो नॉन ग्रीन है, ग्रीन नहीं है या उनका लीफ दूसरे तरह का है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग ड्राई का एग्जाम्पल लेते हैं या बहुत सारा दूसरा चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि जो विजुअल मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट यहाँ हम लोग क्लासीफाई करें तो यहाँ मूवमेंट हम लोग दो कैटेगरी में बात कर रहे हैं। एक बात करें विजुअल मूवमेंट का, एक इनविजुअल मूवमेंट का। ये इधर जो बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, वो हम लोग बात कर रहे थे विजुअल मूवमेंट का। किसका? विजिबल। और इधर जो बात करें वो किस तरह का? तो इनविजुअल, वो इनविजुअल मूवमेंट का अब बात करेंगे। तो विजुअल मूवमेंट का जिसमें बहुत सारा फेल कर जाता है। और भी बात कर सकते हैं, एक और
विजुअल मूवमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लांट ग्रीन है, प्लांट फिक्स नहीं है। दूसरा तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांट लिविंग है क्योंकि प्लांट ग्रो, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट आर ग्रीन, या ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो करता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्लांट ग्रो कर रहा है। और रियली में प्लांट भी मूवमेंट दिखाता है। जब सनलाइट आता है, अगर मान लीजिए एक पोट में यहाँ पे रखा हुआ है, उसको आप उस एक पौधे को एक कॉर्नर में रूम में रखते हैं और उस कॉर्नर में सनलाइट इधर से आ रहा है और खिड़की है इधर, तो वो देखेंगे कि आप उसका स्टीम धीरे धीरे इधर बढ़ने लगेगा, ये इधर बढ़ने लगेगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का मूवमेंट है, ठीक है, यानी प्लांट भी मूव करता है, विजुअली नहीं मूव कर रहा है, आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। वो भी सांस लेता है जी, प्लांट भी स्टोमाटा से सांस लेता है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो विजुअल मूवमेंट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि विजुअल मूवमेंट को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं एज अ लिविंग कैरेक्टर। मतलब अगर सीधा बोलते मूव कर रहा है, वो पांचवा छठा में अच्छा था, अभी सिंपल अगर बोलेंगे कि विजुअल मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पे फेल हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। वो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विजुअल मूवमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट सफिशियंट बोले या करेक्ट बोले, क्योंकि बहुत सारा चीज़ गलत हो रहा है, और जब बहुत सारा चीज़ गलत हो रहा है तो उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे कैसे। तो नो विजुअल या सफिशियंट टू क्लासीफाई, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासीफाई करने के लिए विजुअल मूवमेंट से, ठीक है, ये इनफ नहीं है, ठीक है, इज नॉट इनफ, नॉट सफिशियंट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, अगर आप किसी बायोलॉजी वाले से पूछेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट का मतलब है कि जो अपने आप से नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तो बोलेंगे अरे गाड़ी भी तो मूव करते रहता है। यहाँ मूवमेंट का मुझे पता है, 10th में है तो इतना आपको पता है कि मूवमेंट बाय इटसेल्फ, अपने आप से जो मूवमेंट हो रहा है वो वाला, ठीक है, वो वाला मूवमेंट होता है। तो विजुअल मूवमेंट हम लोगों ने क्लासीफाई कर सके, तो कैसे करें। तो एक इनविजुअल मूवमेंट भी होता है हम सबके शरीर में। अब वो के क्यों होता है, कैसे होता है, इसी बारे में समझिए। हम तो समझते हैं कि जितने लिविंग है, ठीक है, वो लिविंग बने रहते हैं किससे, तो उनका एक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो जिससे बने होते हैं उनको यूनिट बोलते हैं। उनका यूनिट ऑफ लाइफ है, क्या है वो, सेल। और सेल भी कुछ चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। सेल इज इटसेल्फ, सेल जो खुद है वो खुद किस चीज़ से, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। सेल इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना रहता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब वेल ऑर्गेनाइज वो सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है। वेल ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ अच्छे से होना, उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से होना, ठीक है। चाहे वो अमीबा की बात करें, अमीबा में भी खाने का प्रोसेस, जो वो खाना पचाता है उसका प्रोसेस, ये सभी एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। चाहे वो हम लोग हो उसमें भी, तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। अब ऑर्गेनाइज वे में होने के लिए उसमें होता क्या है, तो वो सब मॉलिकुलर लेवल पे होता है, इसीलिए सेल को तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो जो सारा काम होता है हम लोग का, वो किस लेवल पे होता है, मॉलिकुलर लेवल पे। तो मॉलिकुलर लेवल पे होता है अगर, यानी अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है और मॉलिक्यूल अपना आप को बैलेंस नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो इस पर अलग प्रभाव पड़ सकता है। मतलब मॉलिक्यूल जैसे सेल में है, वैसे तो आप जानते हैं सेल में सब बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो मूव करते रहता है हमेशा। तो सेल में बहुत सारा चीज़ है, अगर वो मूव ना करे, ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये सेल जिंदा रहेगा, नहीं। और अगर सेल जिंदा नहीं रहेगा, सेल का ऑर्गेनाइजेशन जिंदा नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ से जिंदा रहेंगे। तो हम बात करें कि सेल जिस मॉलिक्यूल से बना रहता है, तो हम लोग सिंपली बोले सेल्स मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ सेल, ठीक है। हैज़ टू मूव, उनको क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू शो सम मूवमेंट, उनको कुछ मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। किस लिए मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, तो सिंपली अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए, अपना जो ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज या टू मेंटेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू मेंटेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और सिंपली बोले तो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज इट्स, टू मेंटेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अपना किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संगठित होकर काम करें, उसको मेंटेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ मूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिकॉज इन्वायरमेंट चेंजेस, और इन्वायरमेंट तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, क्या है, नहीं। तो इन्वायरमेंट चेंज नहीं है, तो उससे अच्छा क्या है, हम लोग ही चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि रात में बहुत पानी हो रही है, ठीक है, हेलस्टॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हेलस्टॉर्म को रिटर्न कर दे, ठीक है, या पानी को बंद करवा दे। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि आप अपने घर में चला जाए और सुरक्षित रहे। अगर आपको सुरक्षित रहना है, आपको जिंदा रहना है, ठीक है। उसी तरह से सेल जो है, सेल को भी अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अब इसके लिए ऑफकोर्स पानी वगैरह उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बाहर से कोई इन्वेडर आया, मतलब कोई आतंक करने वाला है, या कुछ मॉलिक्यूल ऐसा आ गया जो इसके लिए खतरनाक है, तो ये अपने आप को मूवमेंट करा लेता है, अपना मूवमेंट करता है। और ये जो मूवमेंट है, यही को हम नाम दिए, ये जो मॉलिकुलर मूवमेंट है,
इसी को नाम दिया हम इनविजिबल मूवमेंट। और ये मूवमेंट कहाँ होता है, ये होता है एट मॉलिकुलर लेवल, मतलब मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स। ओके, क्यों होता है, तो अपना ऑर्डर को, अपना ऑर्गेनाइजेशन को टूटने से बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को लिविंग रखने के लिए, अपने आप में जो जितना चीज़ टूट रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये सब मेंटेन करने के लिए कुछ काम करना होगा, मूव करना होगा, करने के लिए कुछ काम करना होगा, ठीक है। यहाँ तक कि हम जब कुछ नहीं भी करते रहते हैं तब भी हमारा सेल काम करता रहता है। हम जब नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा विजुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी हमारा जो सेल है वो चुप नहीं रहता है, सेल में बहुत सारा काम चलते रहता है, ठीक है। हम जब सोए हुए हैं फिर भी हम सांस लेते रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारा काम होते रहता है, हमारा हार्ट बीट करते रहता है। हम लोग जब बैठे हुए हैं क्लास में भी या सोए हुए हैं उस टाइम में बहुत सारा जॉब चलते रहता है। ये सारा जॉब, ठीक है, ये सारा काम एक साथ क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ जो इसका टॉपिक का नाम था लाइफ प्रोसेस। अगेन ये लाइफ प्रोसेस आपको जरूरी नहीं है कि विजुअल ही हो, ठीक है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस विजुअल नहीं भी होते, जैसे कि अभी हम लोग बात किए। तो अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, लाइफ प्रोसेसेस को, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। तो प्रोसेस तो आप समझते ही हैं, तो लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करें, तो लाइफ प्रोसेस ऑल द जितने प्रोसेसेस है या जितना हमारा जॉब है, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जॉब है, किस चीज़ के लिए, तो अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए, अपने सेल का, अपने मॉलिक्यूल का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उन्हीं सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो अगर डिफाइन करना हो लाइफ प्रोसेस को तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि ऑल द प्रोसेसेस, वो सारे प्रोसेस या फंक्शन, ठीक है, या आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो जॉब यानी काम, फंक्शन का मतलब भी काम ही होता है, जॉब का मतलब काम होता है, जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, काम करता है, परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम करता है, क्यों, ठीक है, टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो वो सारे काम को जो है उसी काम को कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। तो आपको डिफाइन करना है लाइफ प्रोसेस तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेसेस या वो सारे काम या वो सारे जॉब जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, किस चीज़ के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अपने लाइफ को मेंटेन करने से क्या मतलब है कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उससे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब कौन कौन लाइफ प्रोसेस हम लोग को जरूरत है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये इसको चूंकि ये मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है, तो इसीलिए ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस प्रोसेस। क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेसेस। ओके ओके, अब इस सब के लिए एनर्जी की जरूरत है, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो जितने हमारे लाइफ प्रोसेस होने वाले हैं उन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब में काम हो रहा है और काम करना ही क्या कहलाता है, काम करने के लिए क्षमता है वही क्या कहलाता है, एनर्जी। तो अगर हम डिफाइन करें एनर्जी को, व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी तो आप जानते हैं ना, एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। और यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, जॉब हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स वो विजिबल नहीं होने वाला हम लोग को, ठीक है, लेकिन काम तो हो रहा है। तो इसीलिए क्या चाहिए, तो फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी चाहिए, फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस होने के लिए। ऑफकोर्स उसमें एनर्जी मिल भी सकती है, ऐसा भी है, जितना इनपुट दिया उससे ज़्यादा मिल गया, लेकिन फिर भी सारे लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी, ठीक है, वी नीड एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से हमको मिलता है, क्वेश्चन उठता है, ये एनर्जी कहाँ से आता है। तो बचपन से आप समझते हैं कि वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है, फूड से मिलता है। ओके, अब जब हम फूड लेते हैं बाहर से, ठीक है, वो फूड सिंपल नहीं रहता है, कम्प्लेक्स रहता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। एनर्जी हमको चाहिए, ये बात है, जरूरी है कि एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी का जो सोर्स है, ये सोर्स कौन है, फूड। सोर्स मतलब जहाँ से कुछ आता है, तो ये एनर्जी हमारे शरीर में कहाँ से आता है, फूड से। तो फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए यहाँ पे समझे, तो वो फूड जो आ रहा है हमारे पास बाहर से, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में तो वो इंतजाम है नहीं, हम लोग मेनली अभी अपने बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट के बॉडी में ऑफकोर्स वो फैसिलिटी रहता है जिसके कारण वो खुद से खाना बना लेता है, लेकिन हम लोग अपनी बात करें तो फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाहर से। और अक्सर जो फूड रहता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, वो रहता है कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, यानी उतना सिंपल नहीं होता है कि उसे डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे क्या हो कि जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग अभी क्या बोले, फूड, ये फूड बाहर से अंदर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होना चाहिए किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है, किसी के लिए ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन,
और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पहला लाइफ प्रोसेस जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। देखिए मैं आपको डायरेक्ट भी नाम बता सकता था लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सबको अच्छे से देखें कि लाइफ प्रोसेस कैसे आए हैं। ठीक है, तो वो सारे मेंटेनेंस प्रोसेस जो हमको करना, मेंटेन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो सेल अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए। उस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो खाना से। उस खाना अगर खाना है तो हमारे शरीर में अगर नहीं आ सकता है तो बाहर से कहीं से लाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस, एक प्रोसेस वहाँ चाहिए कि खाना बाहर से अंदर आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके। क्यों बोलते हैं ऐसा, इस सब का बारे में नेक्स्ट लेक्चर जब इसके बारे में आएगा तो समझेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, एक तो सिंपल से आप अभी समझ सकते हैं कि प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना को अंदर लेते हैं। दूसरा एक ऐसा कि फूड जो है, मैं जैसे पहले से बोल रहा हूँ, तो फूड इज कॉम्प्लेक्स आउटसाइड। फूड जो है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स बाहर में, जो अक्सर हम लोग फूड लेते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे क्या हो, ये फूड को टूट जाए, और फूड टूट से हमको, फूड से क्या चाहिए, एनर्जी। तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे क्या हो, ये फूड अपने आप को एनर्जी में बदल ले। तो वही उस प्रोसेस, एक ऐसा भी प्रोसेस चाहिए जिसमें क्या चाहिए कि ये जो फूड हमको ऑब्टेन हुआ है उस फूड को हम लोग एनर्जी में बदल लें, और उसके लिए भी एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो सेकेंड चीज़ हमको क्या चाहिए, सेकेंड चीज़ चाहिए, ठीक है, कि कन्वर्ट हो जाए क्या चीज़, फूड एनर्जी में, कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, एनर्जी में फूड बदल जाए। और इसके लिए भी एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो कहलाता है रिस्पायरेशन, आप तो जानते भी हैं। जो फूड है, ठीक है, उसे एनर्जी के लिए, इससे भी पहले अगर कॉम्प्लेक्स फूड है तो हमारे पास, ये तो थर्ड मान लीजिए, इससे भी सेकेंड एक आता है, सेकेंड एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फर्स्ट का ही पार्ट है तो इसलिए उसमें रखने देते हैं। सेकेंड चाहिए क्या, कि कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट हो जाए। कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो जाए, शुड बी डाइजेस्टेड, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट किया जाए, और इसके लिए भी एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रिशन के अंदर आया था इसलिए मैं अलग से नहीं बताया था, बट ये भी जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स फूड को पहले डाइजेस्ट किया जाए, फिर क्या हो कि उस डाइजेस्टेड फूड से हमको एनर्जी मिले। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। ओके, अब ये जो रिस्पायरेशन हुआ इससे हमको एनर्जी तो मिल गया। ठीक है, अब वो एनर्जी या जो फूड आया था, फूड हम सिर्फ माउथ से लेते हैं। ठीक है, और वो माउथ से हम लोग डाइजेस्ट होकर अलग अलग जगह मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो पानी हम लोग लेते हैं वो भी हमारे ब्लड में जाता है या दूसरी जगह मूवमेंट होता है। तो एक प्रोसेस ऐसा भी चाहिए जिसमें मूवमेंट हो, किस चीज़ का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का हो, खाना जो टूट गया उसका मॉलिक्यूल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इस सब हो। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी एक प्रोसेस चाहिए, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस चाहिए हमारे, ये सब अगेन हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग अपने मेंटेनेंस प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो हमारे लाइफ में जितना खाना हम लोग बाहर से ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं या हमारा डाइजेस्टेड खाना एनर्जी है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, और वैसा ही नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो एक प्रोसेस चाहिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जब भी हम लोग का डाइजेस्ट होता है तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है या उसे कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलता है। तो एक और प्रोसेस चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, यानी जब पूरा यूज नहीं हो पाया, मतलब कुछ चीज़ वेस्ट हो गया होगा, तो एक प्रोसेस ऐसा चाहिए जिससे हम क्या करें, वेस्ट को रिमूव करें, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सक्रीशन। क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। और इसी सब के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले। ऑफ कोर्स कुछ और भी हैं जो बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं, पर पूरे लाइफ को जिंदा रखने के लिए, जैसे कुत्ता का जाति है, स्पेसीज है, उस पूरे कुत्ते के जाति को, स्पेसीज को जिंदा रखने के लिए हमको रिप्रोडक्शन उसको जरूरी है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो जो डॉग स्पेसीज है वो खत्म हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर हम लोग को एक स्पेसिफिक पीरियड में जिंदा रहना है इस सब के प्रोसेस के बावजूद, तो हमारे पास हमारे शरीर में अपने आप पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारा सब सारा पार्ट कोऑर्डिनेट होकर जुड़ के रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा हाथ जब जले तो हमारा शरीर कंट्रोल में है और तुरंत हम हाथ अपना हटा दिए। हमारा शरीर भी इस तरह से कोऑर्डिनेट है, मतलब जुड़ा हुआ है कि ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेजा कि ये देखो हाथ पकड़ा है तो वो हटवा लिया। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो एक साथ जो हमारा लाइफ करता है हम करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम जिंदा रह सके उसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ओके, अब देखिए ये जितने प्रोसेस है जिसमें एनर्जी आया है, ये खाना हुआ है या एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है खाना, वो कुछ ना कुछ तरह के मॉलिकुलर मूवमेंट से हुआ है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ है, वो सेल का मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो, खाना के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो। ठीक है, मॉलिक्यूल तो आप समझते हैं, ठीक है, उम्मीद है मुझे, एटम्स मॉलिक्यूल्स आप समझते हैं। अब इस सब चीज़ के लिए आपको क्या लग रहा है कि ये सब कैसे हुआ होगा, ये सब सिंपली हो गया होगा?
नहीं। तो ये सब होने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है। आप जानते हैं जो खाना है, हम लोग यहाँ तक कि खाना जब खाते भी हैं तो वो भी कुक करके खाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन सिंपली मीन्स टेकिंग प्लेस ऑफ केमिकल चेंज। आप लोग फर्स्ट चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री का, उसमें आप पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे भी है पूरा लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन चाहिए ये सारा प्रोसेसेस को होने के लिए। केमिकल प्रोसेस में होता क्या है, केमिकल चेंज। तो फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस कुछ तरह का केमिकल रिएक्शन चाहिए, फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस टू टेक्स प्लेस, ठीक है। सारे प्रोसेस को टेक्स प्लेस होने के लिए, ठीक है, एनर्जी की जरूरत है, वो तो है ही, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ केमिकल चेंज, या इन अदर वर्ड वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन जरूरी है, ठीक है। जो मोलिकुलर मूवमेंट से जो हम लोग ये सारे लाइव प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन जरूरी है। उन केमिकल रिएक्शन जो होता है उनमें सबसे फेमस हम लोगों के पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है, इन सबको एक साथ हम लोग एक नाम देते हैं, वो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप लोग बहुत दिन से नाम सुने होंगे, क्या चीज़, मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कोई बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, ऑफकोर्स आपके 10th के लिए उतना जरूरी नहीं है अभी, 10th के CBSE के लिए, पर आप लोग इसको जान सकते हैं बेसिकली। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, तो वो सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है, उन सबको कहा जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो कैसे डिफाइन करेंगे मेटाबॉलिज्म, तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, वो सारे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जितना चीज़ हो रहा है हमारे आसपास वो केमिकल रिएक्शन से ही हो रहा है, ठीक है। जितना चीज़ हो रहा है, खाना का पचना से लेके खाना का डाइजेशन होने, सारा कुछ में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसमें जो जूस निकल रहा है वो जूस क्या है, केमिकल है, ठीक है, उससे कुछ चेंजेज आ रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में हो रहा है, इन ए लिविंग बॉडी, टेकिंग प्लेस इन ए लिविंग बॉडी, सारा चीज़ जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से ही होता है इन अ लिविंग बॉडी, उसको बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म अगेन दो तरह का होता है मेनली, एक होता है ऐसा जिसमें कोई फूड बनता है, और एक ऐसा जिसमें कोई चीज़ बनता है, फूड ही नहीं कोई चीज़ बनता है, और एक ऐसा होता है जिसमें वही चीज़ टूट जाता है या दूसरा चीज़ टूट जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ बने तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और एक जिसमें कोई टूट जाए, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अगेन यहाँ मेटा और बॉलिज्म जो है उसमें मोलिकुलर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। केटा मतलब होता है टूटना, एना मतलब बनना। तो एनाबॉलिज्म को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसके रिजल्ट से कुछ न्यू प्रोडक्ट बन जाए, तो अ केमिकल रिएक्शन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। केटाबॉलिज्म क्या है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे कुछ चीज ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एनाबॉलिज्म को डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन जिससे क्या हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज फॉर्म, मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है तो ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज फॉर्म, जिससे कॉम्प्लेक्स चीज बनता है, मतलब नया चीज बनता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उससे कॉम्प्लेक्स बनता है। एग्जांपल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं किससे, फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल, किससे, फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको पता है, सिंपलर सब्सटेंस जैसे CO2 है, वाटर है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसमें बदल जाते हैं, C6H12O6, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये सिंपलर है और ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज बना किसे, सिंपलर से। तो ये क्या है, एक एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म इसका जस्ट उल्टा है। केटाबॉलिज्म क्या है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ना, ठीक है, आपके केमिकल रिएक्शन में उसी तरह से। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, या हम मेटाबॉलिज्म ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसको क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस का नाम भी है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, भले ही प्लांट में होता तो है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। तो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना था, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा, इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन, ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर वन, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर सिंपलर वन में टूट जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एग्जांपल दीजिए, तो हमारा जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारा शरीर खाना जो डाइजेस्ट कर लिया उसके बाद वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी O2 आप जोड़ ही दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में बदल जाता है। देख रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा है,
ठीक है, वैसे भी उल्टा है, CO2 H2O इधर जुड़ा है, ये बना है इधर, और ऑक्सीजन भी बनता है इधर भी, और इधर ये उल्टा कर दिया जस्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन, और ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस भी एक लाइफ प्रोसेस था प्लांट का, रिस्पायरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, और ये दोनों हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से ही हम लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं, और हमारे शरीर में भी जितना चीज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। हमारा ब्लड बनना, हमारा ब्लड के अंदर का कंपोनेंट RBC WBC बनना, ठीक है, हमारे माइंड में कोई रिस्पॉन्स जाना, हम जो कोई गर्म चीज छोड़े हैं उसके लिए उसे को अपने ब्रेन तक पहुंचाना, सारा कुछ केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, ठीक है। और उन्हीं इस सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जरूरी क्यों है, तो सस्टेन करने के लिए, हमको अपने लिविंग रहने के लिए। तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर इन लिविंग बॉडी, किस चीज के लिए, फॉर सस्टेनिंग लाइफ या मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। तो उनको बोले जाते हैं हम लोग क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, ठीक है, कि आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है बहुत ब्यूटीफुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है। आपको क्लास 10 के सिलेबस में पहला ये यूनिट जो है लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर जो लार्ज चेंज होता है एनवायरनमेंट में, उससे हमारे शरीर पे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। और फाइनली एक अलग से टॉपिक है जो कि है रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, जो कि आउटर साइड का हो जाता है, एक विजुअल वाला चीज होता है कि हम लोग रिसोर्स को मेंटेन करके रखे, मैनेज करके रखे, जिससे कि वो फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए भी रहे। तो इतना ही है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया, और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया आपके लिए लाइफ प्रोसेस के बारे में। मेन जो लेक्चर है वो शुरू होगा नेक्स्ट से, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, पर ऑफकोर्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर